हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 7th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। इस चैप्टर के अंदर डाटा बहुत सारा है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो भर भर के डेटा इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। लेकिन इस 1 घंटे के रिवीजन में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न करा सकूं। एक मिथ है बच्चों के मन में कि सिर्फ डाटा बहुत पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में आपको ऑलरेडी डेटा गिवन होगा, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है कि कोई फिगर कम है, कोई फिगर ज्यादा है तो क्यों कम है, कोई क्यों ज्यादा फिगर है। फिगर को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ फिगर ऐसे हैं जिनसे 1 मार्कर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। बट बाकी चीजें क्लास आपको अच्छे से खुद ही जो है एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, रट्टा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू का वन शॉट। एम्प्लॉयमेंट है क्या, सबसे पहले समझते हैं क्लास। एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है? एम्प्लॉयमेंट इज द नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब। सीधी सी बात है, वो तादाद जिनके पास जॉब है वो एम्प्लॉयमेंट है, और जिनके पास काम होता है उन पर्सन को एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट यू डू एज अ पेइंग जॉब, यानी कि आप पैसा कमाने के लिए क्या करते हो। अलग अलग टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, शेफ है, डॉक्टर है, एक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, कंसल्टेंट है, कोई अदर अदर काम हो सकता है। Some people working for a coffee shop, some people working in farm, factories, some people work at shops, some people run their own business, few people as work at home. Employment enable, employment आपको इस लायक बनाता है कि आप पैसा कमा सको। Every working person contributes to the national income. हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं, हम देश की जीडीपी, देश की नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, इकोनॉमिक वेल्थ को राइज करते हैं, जिससे क्लास इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीधी सी बात है, जिनके पास काम नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क, वो काम करने के लायक हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो वेज रेट चल रहा है मार्केट में, उस मार्केट के वेज रेट पे वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, बट आर नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट मोर जॉब, यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो जॉब क्रिएट कर ही नहीं पा रही है। इट इज अ सिचुएशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ जॉब। कुल मिला के आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो, बिकॉज लेबर की जो सप्लाई है ना वो ज्यादा है, लेबर की डिमांड जो है वो बहुत कम है। हियर डिमांड फॉर लेबर फोर्स इज लेस। अब यहाँ पे लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स किसको कहते हैं? लेबर फोर्स इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वर्क इंक्लूडिंग एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। ध्यान समझा, लेबर फोर्स का मतलब जो लोग काम करने के लिए एलिजिबल हैं, वो काम करने के योग्य हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उस रेट पे भी काम करना चाहते हैं जो रेट मार्केट ऑफर कर रहा है, वो सारे के सारे लोग। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों को लेबर फोर्स बोलेंगे। उस 100 में से 40 की नौकरी लग गई, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स, और जो उसमें 60 की नौकरी नहीं लगी, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, राइट। तो पर्सन्स वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग जॉब, जो ढूंढ रहे हैं जॉब, यानी वो लोग जिनके पास काम है प्लस वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसको कहते हैं? It is defined as the section of working population in age group of 16 to 64 in the economy currently employed or seeking employment. ध्यान रखना, people who are still undergoing studies, जो पढ़ रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनको लेबर फोर्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता। The labor force participation rate stood at 49.8% in 2017-18, falling sharply from 55.9% in 11-12. लेबर फोर्स किसको कहते हैं? समझ आ गया आपको? इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स मतलब वो सारे लोग जो काम करने के लिए अवेलेबल हैं, उनको बोलते हैं लेबर फोर्स। उनमें से जिनको काम मिल गया, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स या एम्प्लॉयड, और जिनको काम नहीं मिला उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। आगे समझ में क्लास? तो लेबर फोर्स वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उन सबको लेबर फोर्स बोलते हैं। उनमें से जिनको काम मिल गया वर्क फोर्स, जिनको नहीं मिला वो अनएम्प्लॉयड। अच्छा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या होता है? कि हमारी कंट्री की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है,
जो 14 से 14 टू 64 एज के लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ को, उन लोगों को हटा दो, 64 प्लस वालों को हटा दो, उनको छोड़ के जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनमें से कितने ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं। ये रेट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, इनटू 100। इस रेट को बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और बेहतर तरीके से समझाऊं तो मान लो क्लास 250 लोग हैं, ठीक है, 250 लोग हैं किसी कंट्री में, जिसमें से 14 टू 64 एज के जो लोग हैं वो मान लेते हैं 100 है। 14 टू 64 के जो एज के लोग हैं वो 100 लोग हैं। इसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं क्लास? वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें जो काम करेंगे एक्चुअली। अब इनमें से ये जो वर्किंग, ये जो 16 टू 64 लोग हैं वो 100 है वर्किंग पॉपुलेशन। इस 100 में से 40 ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है और उनके पास काम भी है, और 60 ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, लेकिन काम नहीं है उनके पास। तो इस 100 को हम क्या बोलते हैं क्लास? लेबर फोर्स। ये पूरा का पूरा लेबर फोर्स है, ठीक है, 100। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे बोलेंगे? तो ये पूरे के पूरे 100 लोग हैं और 100 ही काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, वो हो गया क्लास 100%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 100%, सबसे अच्छा। लेकिन रियली में ऐसा नहीं होता। रियली में क्या होता है? मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग टोटल हैं वर्किंग एज के लोग, जिसमें से 50 ऐसे लोग हैं जो विलिंग टू वर्क है और एबल टू वर्क है। 50 ऐसे हैं जो विलिंग टू वर्क है और एबल टू वर्क है, यानी काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं। इस 50 में से 30 के पास काम है, 20 के पास काम नहीं है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया? वर्किंग एज के जो लोग हैं टोटल वो हैं 100, जिसमें से लेबर फोर्स कितना है? वो है 50। तो ये क्लास आ गया 50%, राइट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना आ गया? 50%। उस 50 लोग में से देखो 100 लोग तो टोटल हैं, लेकिन किसी के पास स्किल्स नहीं है, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई उस रेट पे काम नहीं करना चाहता। तो इस 100 में से 50 ऐसे हैं जो काम करने के लायक भी हैं, काम करना चाहते भी हैं उस रेट पे। उनमें से 30 के पास काम है, वर्कर है, और 20 जो है अनएम्प्लॉयड है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? टोटल जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है वो अपॉन जो लेबर फोर्स इंटू 100। देखो आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। लेबर सप्लाई, टोटल जितने भी लेबर हैं, कोई 8 घंटे काम कर सकता है, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 10 घंटे। सबके घंटों को जोड़ दो, कौन कितने कितने घंटे काम कर सकता है, उसी को बोलते हैं लेबर सप्लाई। इट इज द टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क एट गिवन रियल वेज रेट। तो जो एक्चुअल वेज रेट है उसमें से वो कितने घंटे काम करने के लिए अवेलेबल है, उसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। वर्कफोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लास, द नंबर ऑफ पर्सन हु एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स। जो एक्चुअली जिनके पास काम है, एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स। इट इंक्लूड्स ओनली दोज पर्सन हु आर एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। लेकिन इसके अंदर हम वही लोग लेते हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज है। तो वर्कफोर्स कैसे निकलेगा? लेबर फोर्स, नंबर ऑफ पीपल नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। तो कुल मिला के आप ये फॉर्मूला समझ लो, जो लेबर फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा उसका फॉर्मूला वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, राइट। और इसको इन शॉर्ट में अनएम्प्लॉयड ही बोलते हैं। सो वर्क फोर्स कैसे निकलेगा? लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड, राइट। अच्छा, अगला है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन। अगर देश में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को रैंडमली पकड़ लो, जाल फेंको 1000 लोगों पे, वो 1000 लोग जाल के अंदर आ गए, उनसे पूछो भैया तुम्हारे पास कितने पास काम है तुम्हारे पास, वो बोलेंगे जी हमारे 45 लोगों के पास काम है, ठीक है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है क्लास, वो 1000 लोगों में से कितने लोगों के पास काम है बताता है। तो ये हो गया 45, राइट। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन का मतलब जो वर्किंग एज के लोग हैं उनको ही काउंट करेंगे, ठीक है। छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, जो लोग बूढ़े हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे। तो 1000 में से 45 लोगों के पास काम है, या मान लो 400 लोगों के पास काम है, तो इसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितने वर्कर हैं टोटल। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखो पेपर में सवाल आता कैसे है। तुमको टीचर बोलेंगे इसे रट्टा मार लो बेटा, इसे याद कर लो। सच कहने से याद करना बड़ा ही मुश्किल है,
मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा याद नहीं कर पाओगे, बट आपने याद कर भी लिया तो फिर एग्जाम तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप जरूर याद कर लेना, जो आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन आप इसको जो है याद अगर ना करो तो भी चलेगा, तो कर लेते हो आप फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप और स्ट्रांग हो, पेपर में हार्ड अगर पूछेगा, अनएक्सपेक्टेड पूछेगा तो भी रेडी हो। बट नहीं भी होना तो आपको इसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये चार्ट, ये जो टेबुलेशन आपने पढ़ा होगा स्टैट्स में क्लास 11 में, वही टेबुलेशन है, आपको टेबल बना दिया, आपको क्लास इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए। तो ये बताता है क्लास की मेल और फीमेल, मैन और वुमेन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताता है। तो मैन का जो रूरल एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी रूरल एरिया में जो मैन काम करते हैं वो 51.7 है, जबकि अर्बन एरिया में जो मैन काम करते हैं 53, और टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52 है। तो जो टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है मैन का वो 52 है, जो टोटल वर्कर पॉपुलेशन है मैन का वो कितना है 52.1। तो अगर आप सिर्फ इसको देखो तो आप बोलोगे, क्या लिखोगे अपने आंसर्स में, इसको, इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें हैंड रिटन आंसर भी दूंगा टेबल का, डोंट वरी बिफोर एग्जाम। तो आप क्या लिखोगे क्लास इसका, आप लिखोगे कि टोटल मैन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52.1 है, लेकिन हमें इस डेटा से पता चल रहा है कि रूरल एरिया में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है मैन का वो कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में ज्यादातर मैन जो है वो काम करते हैं, इसीलिए क्योंकि जीवन व्यापन के लिए अर्बन एरिया में एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं, खर्चे बहुत होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादातर मैन जो है अर्बन एरिया में काम करते हैं, उनके पास काम है। वुमेन की बात करें, वुमेन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है इन टोटल वो है 16.5, ठीक है, वुमेन का 16.5 है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो रूरल एरिया में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, अर्बन एरिया में इतना काम नहीं करती। अर्बन एरिया में पूछो तो हाउसवाइफ हाउसवाइफ हाउसवाइफ, लेकिन रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं, तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है रूरल एरिया में, और महिलाएं अपना खुद का काम करती हैं, फार्म में काम करती हैं, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में किसका ज्यादा है, रूरल एरिया में वुमेन का ज्यादा है, और अर्बन एरिया में मैन का ज्यादा है। और टोटल जो रूरल एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 35 है और अर्बन एरिया में 33। अभी भी रूरल एरिया में वो लोग जो है टोटल ज्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो ये आपने टेबल जो है इसे एक्सप्लेन करना है, बस डेटा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से एक्सप्लेन कर लोगे। बाकी कुछ चीजें अलग हैं वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट क्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो क्लास आपको इस लायक बनाता है कि आप कुछ पैसे कमा सको, अपना घर परिवार चला सको। तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान को इस लायक बनाता है कि वो भैया जीवन व्यापन के लिए पैसे कमा सके। अब आप वो किसी और के अंडर रह के भी काम कर सकते हैं, उसको वेज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या आप अपनी खुद का कोई काम कर सकते हो, खुद की दुकान। गाँव में अगर आप देखोगे ना, लोग अपनी दुकानें छोटी छोटी खोल लेते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर किसी के अंडर काम कर रहे हैं, है ना, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट। एक डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, और किसी हॉस्पिटल में जाके वो 2 घंटे 4 घंटे काम करता है तो उसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 17-18 के डेटा के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड समझ गए, आप अपना खुद का काम करते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद की लेबर, खुद की कैपिटल लगा रहे हो, अपना खुद का काम कर रहे हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि मेरा खुद का एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। अगर अगला है रेगुलर वर्कर, अच्छा ये तो सेल्फ हो गया। अब ये दो क्या हो गया, वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जब मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ, किसी और की कोचिंग में जा रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ा के आ रहा हूँ, उसकी रिसोर्सेज का मैं पूरा का पूरा यूज कर रहा हूँ, बस अपने लेबर दे रहा हूँ उसको। तो वेज एम्प्लॉयमेंट में हम सिर्फ अपने लेबर देते हैं, बाकी संसाधन जो है वो पूरा का पूरा उसका होता है, और हमें उस बेसिस पे फिक्स सैलरी जो है वो मिलने लग जाती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की तादाद जो है 52.2% है, यानी कि अभी भी सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना खुद का काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कितना, 52.2% इंडिया के अंदर। अब जो रेगुलर वर्कर है, रेगुलर वर्कर किसको कहते हैं, देखो रेगुलर वर्कर वो लोग होते हैं जिनके पास परमानेंट जॉब होती है, जिनको कंपनी विदाउट नोटिस, विदाउट कॉम्पनसेशन निकाल नहीं सकता, जिनका क्लास जो है ईएसआई वगैरह कटता है, कंपनी उनको बहुत सारे अश्योरेंस देती है, और जो कल को लेबर यूनियन के पास कंप्लेन कर सकते हैं आपकी, सरकार इनको काफी सारा प्रोटेक्शन देती है। परमानेंट एम्प्लॉय समझ लो, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्कर्स। और कैजुअल वर्कर्स किसको बोलते हैं, जिनको क्लास काम खत्म निकाल दिया, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए कैजुअली रखा, काम आ गया काम कर लो, काम खत्म हो गया अपने घर बैठो, फिर किसी ने बुला लिया काम करो, काम खत्म अपना घर बैठो। तो जो लोअर लेवल की जॉब्स होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो कैजुअल वर्कर होते हैं। तो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं लोग, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, 52.2 सेल्फ एम्प्लॉयड का। सेकेंड है कैजुअल वर्कर का 25%,
52%, थर्ड है रेगुलर वर्कर का 22.8%। बैलेंसिंग निकाल लो तो ये हो गया 52.2, और जो ये हो गया क्लास आपका कैजुअल वर्कर, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो बचेगा 100 में से बैलेंसिंग फिगर 22.8, वो है क्लास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। खत्म। तो ये टेबल छोटा है और ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टेबल है। आई होप आप इसे एक दो बार लिखोगे ना अपनी कॉपी में तो आपको लर्न अच्छे से हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे क्लास वर्कर यूजेस ओन रिसोर्सेज, खुद की रिसोर्सेज को यूज करता है। यहां पे वर्कर अपने ही खुद की सारी चीजों को यूज करता है। इसको आप लिखोगे 52.2% है। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक्स यूज ऑफ हिज ओन लैंड, ओन लेबर, ओन कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक अ लिविंग, लाइक शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, है ना, इंस्टीट्यूट ओनर्स, है ना, फैक्ट्री ओनर्स। ये सब चीज क्या है क्लास आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये मैं बता ही चुका हूं आपको, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना है बस, और कुछ नहीं। दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट को हायर्ड वर्कर्स भी बोलते हैं क्लास, यानी कि एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर सेल हिज लेबर। वर्कर सिर्फ अपनी लेबर को बेचता है और पैसे कमाता है, अब बदले में जो उसे पैसे मिलते हैं उसको वेज बोला जाता है। यहाँ पे वेज बोलो, सैलरी बोलो, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, वेज, ठीक है। और इनको हायर्ड वर्कर्स ही बोलते हैं बेसिकली। और वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज, इनके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो ये खुद का लेबर दे सकते हैं भैया कि मैं तो जी आपके यहाँ पढ़ा दूंगा जी आके, मेरे पास ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास इंस्टीट्यूट नहीं है बच्चों को बैठाने डेस्क, एसी, ये सब चीज़ नहीं, जो मैं तो आपके यहाँ आऊँगा और पढ़ा के चला आऊँगा जी, मैं तो इतना ही करूँगा, मेरे को बाकी चीज़ें जोड़ने की टेंशन नहीं है। तो मैं क्लास हायर्ड वर्कर हो गया। लेकिन मैं बोलता नहीं, मैं अपना खुद का कोचिंग खोलूंगा, पैसे लगा के इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, फिर मैं बच्चों को वहाँ पढ़ाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, फिर वो क्या हो गया क्लास में सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, राइट। तो दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज, अपना लेबर सब बदले में रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न में वेजेस मिलेगा इनको। और डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चलाता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और किसी हॉस्पिटल जाए काम करता है तो वेज एम्प्लॉयमेंट है। और रेगुलर और कैजुअल वर्कर मैंने बता दिया क्लास, जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं रेगुलर वर्कर्स वो बहुत कम है, 22.8%, सबसे कम है। टीचर, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियर और भी बहुत काम हो सकते हैं, उनको पेंशन मिलता है, उनका प्रोविडेंट फंड जो है वो कटता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उनको मिलता है, उनके लिए लेबर यूनियन खड़ा हुआ है जो उनके सपोर्ट में रहेगा। कैजुअल वर्कर काम खत्म, निकाल दिया जाएगा, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, कोई मेडिकल अलाउंसेस नहीं मिलता, कोई लेबर लॉ यूनियन नहीं है। बस भैया ये तो काम कर लिया, रख लिया, 4 दिन 10 दिन महीना 6 महीने साल भर, काम खत्म, निकाल दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब चाहे तब निकाल सकती है कंपनी, उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। और उनकी परसेंटेज आपको पता है क्लास जो है वो 25% है, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट में। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, ये भी क्लास आपको लर्न करना है। और ऐसे चार्ट बना के अगर एग्जामिनेशन में दिखा दोगे, अगर बाई चांस पूछ लिया या एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा तो क्लास आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो अब जो एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर है उसमें देखो मेल वर्कर भी है और फीमेल वर्कर भी, अब ध्यान समझना। और हम 3 तरह की कैटेगरी ले रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। ये आपको पता है क्लास टोटल 52.2 था, ये 25 था, ये क्लास 22.8 था, राइट। अब इस सिचुएशन में अगर मैं मेल वर्कर की बात करूं तो मेल वर्कर में सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा है, 52% है, जबकि फीमेल में ये सेम है, ये भी क्या है 52। तो मेल वर्कर जो है और फीमेल वर्कर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में दोनों की तादाद जो है वो कितनी है, 52%। लेकिन रेगुलर, यहाँ पे यही डिफरेंस है और यही लिखना है आपको, बस आपको ना मतलब फिगर्स को वर्ड्स में लिखना है कि मेल में इतना है परसेंटेज सेल्फ एम्प्लॉयड का, फीमेल में इतना परसेंटेज है। और आप बोलोगे कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है ना, मेल वर्कर में कितना है 24 और कैजुअल में भी 24 है। तो आपको कितना आसान हो गया याद करना। 50 देखो कैसे बनाओगे, देखो कितना आसान है बनाना, आप देखना क्लास, ठीक है। आप देखो क्लास कितना आसान है, ये 52 है, ये 52 है, और ये दोनों सेम सेम है, जो बचा उसको सेम सेम कर दो, 24 24। तो 52% ऑफ मेल वर्कर आर एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेम 52% ऑफ फीमेल वर्कर्स आर एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर बात करें मेल वर्कर्स की रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में वो कितने हैं, तो एक बार अपनी कॉपी में बनाओ, फटाफट आप बना के एक बार देखो इसको। तो अगर आप देखोगे परसेंटेज तो ये कितना है क्लास 52 50 सेम है। अब 52 के बाद बचा 48, तो उसको आपने 24 24 कर देना है। यानी जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है, जो रेगुलर वर्कर है मेल में वो 24 और कैजुअल भी 24 है। लेकिन फीमेल में अगर आप देखोगे ना तो जो रेगुलर है वो 21 है। एक्चुअली ना यही एक रीजन से आपको आंसर मिल जाएगा। सोशल
जो कॉज है, जो लोगों की धारणा है, मेंटालिटी है कि महिलाएं लंबे समय तक टिक के काम नहीं कर पाएंगी। उनकी शादी होगी तो उनको जॉब छोड़ना पड़ जाता है, उनके बच्चे होते हैं तो उनको क्लास लीव, शादी के बाद ज़्यादातर महिलाएं जो है वो जॉब छोड़ देती हैं, आपने देखा भी है ऐसा। जिसकी वजह से, और ऊपर से क्लास हायर एजुकेशन के लिए भी लोग कई बार लड़कियों को प्रेफर नहीं करते कि गाँव वगैरह में तो जल्दी शादी कर दो भाई, ठीक है बेटी शादी के लायक हो गई, अब ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, शादी कर दो उसकी, है ना, यंग हो गई है। तो ये मेंटलिटी, ये थिंकिंग, और दूसरी चीज़ क्लास की कंपनी वालों को भी थिंकिंग है कि वो परमानेंट काम नहीं करेगी, जॉब छोड़ के चली जाएगी जल्दी। यही सोच की वजह से ये जो फीमेल की परसेंटेज है रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज में वो जस्ट 21 है, जबकि कैजुअल में वो परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये आपको डेटा लिखना है। तो 52 सेम हो गया, 24 मेल का तो ये हो गया। अब फीमेल में क्या है क्लास, ये 27 है और फिर 21 है। इस तरीके से आपको लिख लिख के, देखो एक चैप्टर को कम से कम आपको 2 दिन 3 दिन देना पड़ेगा, अच्छे से उसको लर्न करना पड़ेगा, चीज़ों को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तसल्ली से धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर दूं। टीचर ने तो एक चैप्टर को एक दिन में आपने वन शॉट में पढ़ा दिया, हम तो क्लास 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ा देंगे, लेकिन उसको आपने लर्न थोड़ी कर लोगे, आपको लर्न करना पड़ेगा धीरे धीरे तसल्ली से, है ना। 300 चैप्टर तभी तो नहीं देते सिलेबस के अंदर, सिर्फ 20-25 चैप्टर होते हैं सिलेबस के अंदर टोटल, क्योंकि उनको पता है कि यार हफ्ते में भी एक चैप्टर करोगे तो भी क्लास आप 6 महीने में आराम से सिलेबस खत्म कर लोगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग रीजन पे, देखो ये है अर्बन वर्कर और ये है क्लास रूरल वर्कर, और रीजन अगर ये है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ये है कैजुअल, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अभी हमने मेल और फीमेल के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट को बांटा था, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। तो अगर देखोगे ना तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो है वो ओनली 38% है इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज 38% है, जबकि रूरल एरिया में 58%। तो आप क्या देख रहे हो, ये परसेंटेज बार डायग्राम है। तो आप ये इससे क्या समझ रहे हो, इससे समझ रहे हो कि जो गांव है ना, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का काम करते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही है। आपको अपना खुद का काम करने वाले लोग रूरल एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, अर्बन एरिया में तो लोग कहीं और काम करते हैं किसी और के अंडर में। अर्बन एरिया में फैक्ट्रीज वगैरह आपको मिल जाएंगी, देखना अर्बन एरिया में जाओ आप, अगर रहते हो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर तो आप देखोगे फैक्ट्रीज, कारखाने, है ना, एसईजेड्स बने हुए हैं। रूरल एरिया में क्लास लोग अपना खुद का काम, छोटी दुकान, कुछ छोटा काम, अपना खुद का सामान रखने का, गाय भैंस पालने का, कुछ भी अपना खुद का काम करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रूरल एरिया में इसलिए ज्यादा हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन दीज लाइंस, और कुछ नहीं, अपनी भाषा में जैसे कर सकते हो, और पॉइंट पॉइंट एक्सप्लेन करना, पॉइंट में, 4 पॉइंट में, 5 पॉइंट में, 3 पॉइंट में, इस तरीके से। कैजुअल वर्कर की तादाद जो है वो अर्बन एरिया में बहुत कम है और रूरल एरिया में ज़्यादा है। कैजुअल वर्कर जो है वो अर्बन एरिया में जो है वो आपको कम मिलते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो परमानेंट काम कर रहे होते हैं, जबकि गाँव में ऐसा कोई परमानेंट का सोर्स नहीं होता। तो रूरल एरिया के अंदर, अच्छा आपसे ऐसा पूछ सकता है कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन फिगर आपको नहीं पूछेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन रहो, निश्चिंत रहो, और घबराओ मत कि यार फिगर पूछ लेगा तो चैप्टर छोड़ दें। छोड़ के एक सिंगल नंबर का नहीं जाना, अपना बेस्ट दे के जाना है, आपने अपना बेस्ट करना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड 58, रेगुलर सबसे कम यहाँ पे है, और रेगुलर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है क्लास, अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में लोगों के पास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं और जो कैजुअल वर्कर वो कम है, और अर्बन एरिया में कैजुअल वर्कर ज़्यादा है, बट सबसे ज़्यादा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है, फिर सेकंड नंबर पे ये, फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड, सेकंड नंबर पे क्लास कैजुअल, और थर्ड नंबर पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, क्लास इसको आपने याद करना है प्लीज, और कमेंट सेक्शन में एक बच्चा इसको लिखना। देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर बेसिकली, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली, टर्चरी का मतलब जो है वो है सर्विस सेक्टर। जब मैं सर्विस सेक्टर में आता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सब सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तो अगर आप देखोगे अलग अलग सेक्टर में 17-18 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो 45% लोग आज भी खेती बाड़ी पे डिपेंड करते हैं, आज भी एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जॉब दे रहा है। दूसरा 31% जो है सेकंड नंबर पे वो टर्चरी सेक्टर है, और मैन्युफैक्चरिंग में 24% लोग काम करते हैं। सबसे ज्यादा आज जो लोग काम करते हैं वो करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यानी कि क्लास एग्रीकल्चर में। सेकंड नंबर पे जो है वो है सर्विस सेक्टर 31, फिर जो बचा वो है क्लास टर्चरी सेक्टर, सॉरी टर्चरी कह रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर,
ये हो गया टर्चरी सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर, और ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरीके से चार्ट आप ध्यान रखना। सबसे कम लोग कहाँ पे काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, फिर उससे ज्यादा सर्विस सेक्टर, उससे ज्यादा एग्रीकल्चर। तो आप कह सकते हो देश की आधी जनता आज भी खेती बाड़ी पर डिपेंड है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 45, 31 और 24। 45 प्राइमरी, 24 सेकेंडरी, 31 टर्चरी सेक्टर, ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, रूरल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट अब सेम है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर पढ़ लिया, लेकिन इसमें कहीं भी ना रूरल अर्बन एरिया की बात नहीं थी, ये टोटल है। अब हम बांट देते हैं इसको रूरल एरिया, अर्बन एरिया, फिर बांटेंगे मेल फीमेल में, खत्म। तो अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग, सॉरी, अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं वो टर्चरी सेक्टर में काम करते हैं, सबसे ज्यादा 59.1%। वहीं पे रूरल एरिया में 59.8% लगभग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो, अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग जो है वो टर्चरी सेक्टर में काम करते हैं। टर्चरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं अर्बन एरिया के अंदर, जबकि रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रूरल एरिया में लगभग 20.4% लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अर्बन एरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कितना है क्लास आपका? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर 34.3%। ध्यान रखना, 34.3% लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं अर्बन एरिया के अंदर। और अर्बन एरिया में जो प्राइमरी सेक्टर है ना वो सबसे कम है ना। अर्बन एरिया में जो प्राइमरी सेक्टर है वो 6 पॉइंट, अर्बन एरिया में कहाँ खेती बाड़ी होती है, कहाँ जमीन है वहां पे खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन रूरल एरिया में सबसे ज्यादा। और टर्चरी सेक्टर क्लास यहाँ पे कम है, 19.8%। तो अगर मैं रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, ये याद रखना, सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में, फिर है सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और फिर जो है वो है टर्चरी सेक्टर। तो टर्चरी सेक्टर के अंदर सिर्फ 19.8% लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में 20.4%, और लगभग 60% अराउंड लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे कम लोग काम करते हैं, उससे ज्यादा जो प्राइमरी देखो 6.6% ओनली। सेकेंडरी के अंदर क्लास 34 पॉइंट, जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर एससी लिख दिया, सेकेंडरी सेक्टर वह 34.3% लोग काम करते हैं इसके अंदर, और यहाँ लगभग 59.1% लोग काम करते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, यहाँ टर्चरी सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। अर्बन एरिया में सबसे कम लोग कहाँ काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में। और रूरल एरिया में सबसे ज्यादा वही काम करते हैं। और जाके जो सर्विस सेक्टर है वो दोनों का मिडल है। अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जबकि रूरल एरिया में सर्विस सेक्टर में सबसे कम लोग काम करते हैं, इट्स जस्ट 19.8%। लेकिन अर्बन एरिया में खेती बाड़ी तो सबसे ही कम है। तो अर्बन एरिया में ज्यादातर जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, प्राइमरी का नहीं है। तो ऐसे डेटा को समझ समझ के याद करोगे ना, एक्सप्लेन करना, मैं ये नहीं कर रट्टा मारना आपको, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज चार्ट्स, और कुछ नहीं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग अलग सेक्टर में भी आ गया। अब आते हैं मेल और फीमेल, है ना, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मेल और फीमेल। तो प्राइमरी सेक्टर में ना मेल इंगेज है 41%, जबकि फीमेल इंगेज है 57। तो महिलाएं खेती बाड़ी ज्यादा करती हैं एज कंपेयर टू मेल। महिलाएं खेती, क्योंकि महिलाओं को जो सबसे सिंपल काम उनको दिया जाता है खेती बाड़ी का, गाँव में ज्यादातर महिलाएं खेती बाड़ी में ही इंगेज हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, इसमें मेल का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमें फिजिकल पावर की जरूरत पड़ती है, तो मैन उसमें सक्षम होते हैं। मैन की बॉडी की बनावट इस तरीके से होती है कि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर पाते हैं, चाहे वो माल ढोने का काम हो, मशीनरीज पे काम करना हो, या लेट नाइट शिफ्ट में काम करना हो, तो इसीलिए मेल वर्कर की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो आप तो बताओगे कि नंबर ये है, ये ज्यादा है, और एक रीजन डाल दो क्यों ज्यादा, दैट्स इट। इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, ये ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, ये ज्यादा है, क्यों ज्यादा है। आप ज्यादा का नहीं बता सकते, दूसरा कम क्यों है ये बता दो। तीसरा है क्लास आपका टर्चरी सेक्टर। टर्चरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, जहां पे क्लास 33%, और यहाँ पे क्लास फीमेल वर्कर जस्ट 25%। टर्चरी सेक्टर में क्लास हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, सर्विस सेक्टर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा काम करते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादातर, इसीलिए जो मेल की तादाद वो ज़्यादा है, और फीमेल्स को सोसाइटी इतनी हायर स्टडीज़ नहीं ऑफर करती, इसकी वजह से उनकी तादाद थोड़ी सी कम है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, ठीक है।
अच्छा, जॉबलेस ग्रोथ किसे कहते हैं? आजकल क्या हो रहा है, इंसान ना मशीन से काम करा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है। आजकल इंसानों से काम ना करवा के मशीनों से काम कराना फैक्ट्री पसंद करती है। मशीन छुट्टी नहीं करते, मशीन में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, टाइम से काम होता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है मशीन के अंदर, मशीन हड़ताल नहीं करती, मशीन के लिए क्लास जो इंश्योरेंस वगैरह कवर नहीं करना पड़ता, ये सही पेंशन वगैरह की कोई टेंशन नहीं है मशीन की। तो यही हो रहा है आजकल। इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इंडिया में भी ये सिचुएशन है। इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर जीडीपी ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस ड्यू टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विदाउट इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज कंपनीज आर ट्राइंग टू अचीव देयर टारगेट थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी विदाउट द यूज ऑफ मैन पावर। वो कह रहे जी मैन पावर यूज नहीं करेंगे, बिना मैन पावर के ही हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये जो कैसा ग्रोथ हो गया, जॉबलेस ग्रोथ हो गया। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्लासेस चार्ट से समझ आएगा कि रट्टा नहीं मारना, बस समझ के चलना है। जो समझना, जो आपको याद करना था मैंने बता दिया आपको। तो ऐसा देखा जा रहा है 72, 73, 93, 94, 2011, 12 और 17, 18 देखा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोगों की इंगेजमेंट है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और बैलेंस बनाने के लिए सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में जो इंगेजमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। तो आज की डेट में बात करें तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में अराउंड 45% लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में अराउंड 24 और टर्चरी में अराउंड 31% लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और ये ट्रेंड ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर तो सबसे पहले था, पहले 85% लोग खेती बाड़ी पे काम करते थे, लेकिन अनबैलेंस ग्रोथ था। सिर्फ खेती बाड़ी करोगे, उसको प्रोसेस नहीं करोगे तो काम कैसे मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर? फिर प्रोसेस करके जगह जगह भेजोगे नहीं, सर्विस सेक्टर का एंगेजमेंट कहाँ आएगा? अनाज बन रहा, उग रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर। इसको आपने क्या किया, पूरा का पूरा प्रोसेस कर दिया अच्छे से, वो सेकेंडरी सेक्टर, पैकिंग वैकिंग कर दी, प्रोसेसिंग कर दिया, छांट छूट के पूरा खाने लायक बना दिया उसको। और फिर धीरे धीरे से जगह जगह भेजना है क्लास, आपको हर घर तक पहुंचाना है, वो सर्विस सेक्टर का एंगेजमेंट हो गया। तो तीनों में ना इक्वलनेस देखने को मिलना चाहिए। तो यही प्रोसेस पे चल रहा है क्लास भारत भी। धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम करके सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पे बढ़ा रहे हैं। अब ये पेपर में क्लास पूछ लिया जाता है, 1 नंबर या 3 नंबर जो जिसमें भी पूछा जाए, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज योर ओन लाइन्स। और वो है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन कहते किसको है? देखो, 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट है, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, दूसरा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, अगला है क्लास कैजुअल वर्कर, ठीक है, कैजुअल वर्कर। ऐसा देखा जा रहा है लास्ट फ्यू ईयर से कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तादाद है वो कम होती चली जा रही है, और जो कैजुअल वर्कर है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आज मैं 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन करके नौकरी लेने जाऊं तो मेरे को रेगुलर नहीं रखा जाएगा, मुझे एज ए कैजुअल वर्कर रखा जाएगा। तो मुझ जैसे लोगों की तादाद बढ़ रही है और रेगुलर बहुत कम रखा जा रहा है लोगों को। कंपनी रिस्क पे रहती है, कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग डिग्री तो ले लेते हैं आजकल आसानी से यूनिवर्सिटी से, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं, पता एक्चुअली में कुछ नहीं है उनको, एक्चुअल काम नहीं कर पाते वो लोग, तो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं हो रही आजकल। तो जो कैजुअल वर्कर की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, शिफ्ट जो है यहाँ से वो ज़्यादा दिख रहा है। अब रियल लाइफ में क्या होता है, आप किसी कंपनी में जाते हो ना, आपको कैजुअल रखते हैं, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, कैजुअल रखेंगे 2 साल 1 साल, आप अच्छे से भरोसा करेंगे जब आपके ऊपर कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, पूरा रिपोर्ट चेक की जाएगा, एचआर पूरा रिपोर्ट चेक करेगा, फिर जाके आपको जो है वो रेगुलर नौकरी मिलेगी, तब आप परमानेंट एम्प्लॉय मिलोगे, फिर कंपनी आप पे एक्चुअल में पैसा खर्च करेगी और आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगी। तो कोशिश करना कि अगर आप वेज वर्कर में जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो किसी कंपनी के लिए, तो इतना अच्छे से काम करो कि एटलीस्ट वहाँ परमानेंट हो, और परमानेंट होने के बाद फिर आपकी जॉब समझो सिक्योर है, फिर ऐसे कभी भी आपको निकाल नहीं दिया जाएगा, कंपनी क्लास आपको रखेगी अपने पास। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस शिफ्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क। सिर्फ यहाँ से ही नहीं, यहाँ से भी तादाद बढ़ रहा है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी, क्योंकि आजकल के टाइम पे अपना खुद का कारोबार खोलना ना बड़ा ही मुश्किल है, तो लोग कैजुअल वर्कर की तरफ चले जाते हैं। कैजुअल वर्कर आर डिफाइंड एज दोज हु वर्क फॉर अदर्स इन फार्म। तो फार्म और नॉन फार्म में अलग अलग जगह दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्लास उनको सैलरी या वेजेस दी जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना उनमें काम ही नहीं है, तो इसीलिए क्लास कैजुअल वर्कर बढ़ते चले जाते हैं। लास्ट 40 ईयर्स में देखा गया है, पीपल मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क, है ना, इसको बोलते हैं क्लास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा, अब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स किसे बोलते हैं? देखो, 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल को ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल को अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जाता है। तो फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहां पे
10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर। सरकार इन एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करती है, इनका ट्रेड यूनियन रहता है। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं ना, वो बहुत थोड़े से होते हैं, जस्ट 7%। जस्ट 7% वर्कफोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर है, ऐसी कंपनी जहां पे या तो वो सरकारी होगी, सरकारी है तो फिर देखो ऑर्गेनाइज है ही, तो सब तभी तभी सब सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं कि यार जॉब सिक्योरिटी तो है, आजकल जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। तो इसीलिए बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सरकारी एग्जाम्स को क्लियर करते हैं ताकि हमारी सरकारी नौकरी लगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे 10 से कम लोग काम कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली में यहाँ जो वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, उनको इनफॉर्मल वर्कर बोलते हैं, और यहाँ जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको फॉर्मल वर्कर बोलते हैं। अब जो फॉर्मल वर्कर है, सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है, इनका लेबर लॉ यूनियन रहता है, कंपनी इनको निकालती नहीं है बिना बात के, कॉम्पनसेशन देगी अगर कंपनी आपको निकालेगी। पहले से क्लास आपको पहले से बताया जाएगा, है ना, सब कुछ किया जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी छोटी मोटी शॉप पे काम कर रहा है, कोई ढाबे पे काम कर रहा है, काम नहीं है, गुस्सा आ गया, ठीक है, जा कहीं और काम कर, निकाल दिया। इतना इजी इसमें नहीं होता फॉर्मल सेक्टर में निकालना। तो इनफॉर्मल सेक्टर को ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे कोई इनका लेबर यूनियन भी नहीं रहता, और 90% एम्प्लॉय जो है लगभग वो इसी सेक्टर में काम करते हैं। तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग शिफ्ट ज्यादा कर रहे हैं। इसी शिफ्ट को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल सेक्टर में तादाद कम होती चली जा रही लोगों की, और इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ती चली जा रही है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू सिचुएशन वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स की यानी लेबर्स की तादाद कम होती चली जा रही है, अलॉन्ग विद साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ इंक्रीज हो रही है किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में। इसी शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, राइट। अच्छा, अलग अलग टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। तो अब अलग अलग टाइप में सबसे पहले है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे खुले तौर पे क्लास देखा जा रहा है कि काम नहीं है। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों आपके समाज में, आपके सामने आसपास रिलेटिव में भी, अपने परिवार में, जिनके पास काम ही नहीं है। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजन में उनके पास काम है, एक सीजन में काम नहीं है। आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं ना बेसिकली, अब इनके पास एक सीजन में तो काम होता है और दूसरे सीजन में काम नहीं है, मान लो। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे 2 लोग काम कर सकते हैं वहाँ जबरदस्ती 10 लोग बैठे काम कर रहे हैं, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अभी 2-4 लोगों को निकाल भी दोगे ना इसमें से, तो भी क्लास आउटपुट कम नहीं होने वाला, काम उतना ही होगा, लेकिन दीज आर काइंड ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखने से तो लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट। अच्छा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मैंने बता ही दिया आपको। इन एग्रीकल्चर सेक्टर, आमतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंडलेस वर्कर है, जिनके पास जमीन नहीं है, तो कहाँ खेती बाड़ी करेंगे, हम और ढूंढते हैं, वो काम मांगते हैं, लेकिन कई बार उनको काम नहीं मिलता, तो दे आर ओपन अनएम्प्लॉयड। दूसरा है सीजनल, मैंने बता दिया क्लास, कुछ महीने, 3 से 6 महीने, 8 महीने काम रहता है उनके पास काम नहीं रहता। ईंट बनाने वाले, सड़क बनाने वाले, ठीक है, गड्ढा खोदने वाले, ये सब आइसक्रीम वेंडर है ना, ये सब क्लास जो है वो एक टाइम के लिए काम रखते हैं, फिर काम नहीं रहते, और इतने आलसी होते हैं, इतना ज़्यादा इनको ग्रो करने का भी नहीं रहता, तो ये बाकी टाइम में कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढते भी नहीं है। ठीक है, सीजन आएगा तभी काम करेंगे। डिसगाइज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे क्लास पूरा परिवार काम में लगा हुआ है, जबकि 4 लोग ही काम कर सकते हैं, तो वो देखने के लिए लगता है एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड है। वो दिस इज कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये तो रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? The unemployed in urban area have increased considerably over the time. The number of unemployed registered in employment exchange जो है वो 8 गुना बढ़ गया है। 1961 there are 32 लाख registered unemployed। उधर 1961 के बाद 2008 में ये नंबर क्लास 2,70,00,000 हो, 2,70,00,000 लोग हो गए जो अनएम्प्लॉयड है, रजिस्टर जिनका लिखा हुआ है। अब अर्बन एरिया में कैसी बेरोजगारी होती है? सबसे पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज के पास काम ही नहीं है। रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ना बढ़ रहा है, गांव से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आजकल तुम क्या देखते हो, आजकल नहीं, लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर, लास्ट 30 ईयर्स में आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग जो है वो गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, पलायन कर गए। कभी गांव से चलो शहर की तरफ चलेंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ स्कूल है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ काम धंधा मिलेगा। गांव में तो बस दिन भर घूमो फिरो, क्या कोई काम नहीं है, तो शहर में काम मिलेगा, ये सोच के, शहर में एजुकेशन अच्छी मिलेगी, बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ये सोच के लोग क्लास शहर आ जाते हैं। लेकिन फिर शहर में इतनी भीड़ होगी, उनको काम ही नहीं मिलता। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी समस्या मुझे जो पर्सनली लगती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले माँ बाप
बाप कहते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। आज क्लास पढ़ने के बाद भी नौकरी लगती नहीं है। आप पढ़ लिख लेते हो फिर भी नौकरी नहीं लगती आपको। दिस इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। The most horrifying kind of unemployment is when educated youth are unable। पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम्हारे पास काम नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। तुम सोचते हो ये पढ़ लेंगे ये पढ़ लेंगे ये पढ़ लेंगे नौकरी लग जाएगी, नहीं, इसके बाद भी तुम स्किल्स लो, ट्रेनिंग लो, राइट? तो इसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब नई नई तकनीक आती है तो पुराने लोग जो उस तकनीक को नहीं जानते, नई टेक्नोलॉजी को, वो चले जाते हैं बेचारे, बेरोजगार हो जाते हैं। और इवन मशीन से काम होता है आजकल, 10 लोगों का काम एक मशीन करती है। अगर आप मेट्रो में जाते हो पहले इंसान खड़े होते थे टिकट काटने के लिए, लेकिन आजकल मशीन खड़ी कर दी है। मशीन से क्यूआर कोड स्कैन करो, टिकट आपके पास अपने आप आ जाएगा, आप पिन करो चले जाओ। बाहर कंट्री में डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ही मशीनें लगी होती हैं। मशीन में डीकैथलॉन, अगर आप कभी गए हो डीकैथलॉन के अंदर, तो इंसान का मशीन ज्यादा, मशीन में सामान रखो, मशीन बता देगा जी इतना बिल है, आप ओके करो और अपनी पर्ची लेके निकल आओ। तो लोग जितना पढ़े लिखे होते चले जाएंगे ना, उतने ही ज्यादा बेरोजगारी भी। ये क्लास डेली में बताऊंगा आपको मैं। लोग पढ़े लिखे हैं तभी तो मशीन्स को ऑपरेट कर लेते हैं खुद ही, तो उनको कंपनी को जॉब पे रखना ही कुछ नहीं है किसी को। आप खुद ही अपना काम करो, खुद ही चेक इन चेकआउट करा के पैसे दे के चले जाओ। तो जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना क्लास, तो लोग जो है कई बार बेरोजगार हो जाते हैं। मशीन से काम चलता है, लेबर रॉकेट से रोबोट से काम चलवाते हैं और लोग बेरोजगार होते हैं। बाहर कंट्री में ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां हैं लेकिन गाड़ियां ऑटोमेटिक चलेंगी, उसमें ड्राइवर नहीं है। गूगल टेस्ला ऐसी कंपनी ड्राइवरलेस गाड़ियां बना रही है, बताओ। तो आप बैठोगे गाड़ी में, कोई नहीं है, गाड़ी अपना आप ले जाकर छोड़ देगी। इंडिया में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गड्ढे गड्ढे कहाँ मिल जाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे सब जीपीएस से मैपिंग हो रखी होती है, सड़क वड़क सब सही रहता है, तो वहाँ पे लोग लिमिट मेंटेन भी करते हैं, लॉ को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे क्लास ऐसा पॉसिबल है। पर फिर भी वो कोई ना कोई ड्राइवर ऐसा होता है जिसको काम मिलता है, बट वो बेरोजगार है ड्राइवर की ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टेक प्लेस every time technology upgrade and the existing workforce are unable to cope up with new technology. If the skills required to meet up the new technology do not match the existing skill set of the employed workers and they can't adopt, they become unemployed, वो unemployed हो जाते हैं। और upgradation is a natural process with cyclical obsolescence as one of the set of technology become irrelevant and get replaced by the another। तो टेक्नोलॉजी जब जब अपग्रेड होगी तो भी कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जो अर्बन एरिया में देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और बाकी टेक्नोलॉजी के आने से अल्टीमेटली लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों की जगह मशीन से काम किया जाता है, जॉबलेस ग्रोथ के अंदर मैंने आपको बताया। दीज आर द काइंड ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों बेरोजगारी है, इसके कारण क्या क्या है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी जो है ना वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो जब इकोनॉमी धीरे ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम आएगी, तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। ज्यादा स्कूल, ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा सड़क, ज्यादा एयरपोर्ट, ज्यादा सी पोर्ट बनाया जाएगा, तभी तो ज्यादा लोग उसमें काम करेंगे ना। वो बनाया ही नहीं जाता तो लोगों को काम ही नहीं कहाँ से मिलेगा। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे आपके यहाँ कोई सड़क बनेगी गाँव में, तो आपके गाँव के लोग खुश हो जाएंगे, भाई सड़क बन रही है तो अमेरिका से थोड़ी लेके आएंगे कारीगरों को, लेबरों को, हमसे ही लेंगे, हम ही लोगों को काम मिलेगा, तो हम खुश हो जाते हैं गाँव के जो लेबर होते हैं। अब सड़क बनेगा ही नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, तो काम कहाँ से मिले उनको, बैठे रहते हैं। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनता इतनी बढ़ रही है कि सरकार जॉब अपॉर्चुनिटी निकालती है 100, जनता बढ़ जाती है 1000, तो कुछ लोग बेरोजगार होंगे। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ये तो बता ही दिया, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और मशीन से जो है वो काम करवाते हैं लेबर के अलावा। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर ना बहुत स्लो है, आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी से, पुरानी तकनीक से खेती बाड़ी की जाती है, लोगों को एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्लास आउटपुट कम होता है और लोगों को काम कम मिलता है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ही नहीं, पढ़ते कुछ है, एग्जामिनेशन में आता कुछ है और जॉब मांगता कुछ है। तो यार इतनी सब कुछ पढ़ाई करने के बाद कई बार इंसान को लगता भी मैंने इतना 15 साल पढ़ा और लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन मेरे को जो रियल में काम कराया जा रहा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ना देना, रियल वर्क कल्चर में ना सिखाना लोगों को, ये बहुत बढ़िया। हम चीज़ जो पढ़ते हैं ना, कई बार 80-90% उसका एक्चुअल में ना कोई काम ही नहीं होता कंपनी में हम काम करने जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक ही इंसान काम करता है फैमिली में और सभी लोग मजे लेते हैं उसके। जॉइंट फैमिली सिस्टम, काम ही नहीं कर रहे लोग कि ठीक है एक परिवार में एक बंदा काम कर रहा है। लेस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट्स कम है। अब इनकम ही कम है तो सेव भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो जो प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट, इकोनॉमी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, वो पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार होते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव नॉट बीन क्रिएटेड। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, पैसों की कमी होने की वजह से क्लास कंपनी भी ग्रो नहीं करती, और कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो फिर रोजगार कैसे देगी। तो इसका रेमेडी क्या है सर? अब रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए? तो सबसे पहली रेमेडी जो है
रोजगार बनाने का, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा कौन, लेबर, वर्कर, मैनेजर, उनको नौकरी मिलेगी। मोर इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सरकार को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चालू करना चाहिए जिससे लोगों को काम मिले। इन फाइबर प्लान मोर इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू एम्प्लॉयमेंट, द प्रोग्राम लाइक इरिगेशन, रोड, फ्लड कंट्रोल, पावर, एग्रीकल्चर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी बेटर। अगर गांव में बिना क्लास शहर जैसी सुविधा हो जाएगी तो गांव के लोग क्यों मूव करके आएंगे शहरों में, गांव में ही क्लास फैक्ट्री लगा दी जाए। चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, ऑब्वियसली हमारे एजुकेशन सिस्टम को मोर प्रैक्टिकल बनाना चाहिए, आप लोगों को वो चीज़ रियली में सिखाना चाहिए जिस चीज़ की क्लास कंपनी में मांग होती है, रेदर देन बेफालतू के चैप्टर्स, बेफालतू के कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहाँ पे अपना बायोडाटा दो और वो आपकी नौकरी लगवा सकें, ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत कम है, उनकी तादाद को बढ़ाना चाहिए, उनके नंबर्स को बढ़ाना चाहिए। जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं ना उनको ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, लोन वगैरह देना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। सरकार लोन की पॉलिसी निकालती तो है लेकिन वो बड़े बड़े लोगों को मिलता है जो अमेरिका भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं बाद में, उन लोगों को नहीं मिलता जो बेचारे रियली में इंडिया में रह के काम करना चाहते हैं। तो मोस्ट पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। दीज पर्सन शुड बी हेल्प फाइनेंशियली, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, जो कि नहीं दी जाती तो उनको देना चाहिए। भैया अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की मदद करोगे ना तो वो अपने अंडर 4 लोगों को काम देंगे ग्रो करने के लिए, उन 4 लोगों को रोजगार मिलेगा। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में आज भी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सड़क है ना, कोल्ड स्टोरेज, फैक्ट्रीज, कारखाने, ये सब नहीं है, तो भैया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, स्पेशली इन रूरल एरिया। और सरकार को प्रमोट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, इसीलिए क्लास मोदी जी भी कई बार बाहर कंट्री में जाते हैं, उनसे अपील करते हैं कि हमारे कंट्री में कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ कारखाने लगाओ, कुछ यूनिट्स डालो, कुछ फैक्ट्री लगाओ, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। एक फैक्ट्री जब लगती है ना किसी गाँव मोहल्ले में तो वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, वहाँ पे सड़क भी बन जाती है, बिजली भी आ जाता है और वहाँ के लोगों को वहाँ काम भी मिल जाता है, तो वो पैसे कमाने लग जाते हैं और अपनी गरीबी को दूर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार को इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहिए। बट इतना बड़ा इंडिया है, टाइम तो लगता ही है और कुछ करप्शन भी होता है इसमें बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कैंपेन्स लाइक स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है बट कई बार क्लास जो अधिकारी होते हैं, घूसखोर अधिकारी, उसे प्रैक्टिकली वो लागू होने नहीं देते। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का जो सोर्स है ना वो कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे प्रोवाइडिंग लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स। तो लेबर फोर्स का डेटा मिलता है क्लास सिंस 1972 1973, या हर 5-5 साल में जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, जिससे पता चलता है कितने लोगों का काम है, कितने का काम नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में कलेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन सेंसस जो है वो, ये तो पता ही होगा आपको, सेंसस बोलते हैं इसको। DGET, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, तो ये भी हर क्लास एक रेस्ट इंटरवल के अंदर क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, कितने लोगों के पास काम है, कितने के पास काम नहीं है। जो महिलाएं होती हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो लोग काम कर सके। अब हमारे सेक्टर में एक धारणा है ना कि यार महिलाएं हैं तो वो काम क्या ही करेंगी, तो वो चेंज करने के लिए महिलाओं को सिखाती है ट्रेनिंग, चाहे वो मेकअप का हो, चाहे वो कपड़े का हो, कढ़ाई बुनाई का काम हो ना, खादी का काम हो, उनको दे दिया जाता है काम करने के लिए, राइट। तो ये हो गया DG। तो ये 3 अलग अलग सोर्सेस है। और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पब्लिश कौन करता है, कलेक्ट कौन करेगा, NSSO कलेक्ट करेगा, पब्लिश कौन करता है, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, नीति आयोग उसको पब्लिश करती है, ठीक है, जनता को। बस तो ये जो डेटा चार्ट था, घबराना मत, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज डेटा चार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट से मैंने बता दिया, आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब लेके आऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप उतना कर लोगे तो भी चलेगा। तो मैं यही कहूंगा कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत आसान है, आप स्किप मत करना चैप्टर। जो मैं कोशिश कर सकता था कि बोरिंग चैप्टर इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, मैंने कोशिश करी। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट में बताना जरूर बच्चों, ये मुझे मोटिवेट करेगा और दिल से और अच्छे से मेहनत करने के लिए आपके लिए। आप कोई मोटिवेट करता है तो आपको अच्छा लगता है, सिमिलरली मोटिवेट मुझे भी करो अपने लाइक से, कमेंट से, अपने दोस्तों को शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।